स्वागत है आपका फैक्टिक्स अमेजिंग फैक्ट शो पे, जहां पर आपको दुनिया की सबसे अमेजिंग चीजें जानने को मिलती है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका चमड़ी स्किन निकाल कर मैं किसी और इंसान पे लगा दूंगा, तो क्या इस बात का कोई भी सेंस बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि चमड़ी कैसे लग सकता है दूसरे इंसान में। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में वो सारी चीजें संभव है जो कि आप इसके अंदर सोच सकते हो। इस दुनिया में शरीर के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा एक मार्केट है, और ज्यादातर ऐसे मार्केट्स इलीगल है, लीगल नहीं है। ऑर्गन इंडस्ट्री में लीगल पता है कौन कौन है? आंख है, आंख ट्रांसप्लांट लीगल है, किडनी ट्रांसप्लांट लीगल है, आपने सुना ही होगा। पर कई वियर्ड इलीगल ट्रांसप्लांट्स भी है। आगे कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं उसके पहले ये देखो, आपके पास अभी 2 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति है। नहीं है? अबे है तो कैसे? आपका शरीर देखो, इमोशनली स्पीकिंग शरीर का कीमत तो कुछ है नहीं, टन फैक्ट। पर फिर भी अगर उसका वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? तो देखो, सबका एवरेज कॉस्ट लेंगे। किडनी आता है 7 लाख, लिवर की कीमत है एवरेजली 30 लाख रुपए, लंग यानी फेफड़ों की कीमत 33 लाख रुपए, दिल हार्ट 32 लाख एस्टिमेट किया गया है वैल्यू, दोनों आंख मिलाकर 10 लाख रुपए, इंटेस्टाइन आंतों का कॉस्ट 6 लाख रुपए, स्किन चमड़ी जो होता है उसका रेट 500 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपके शरीर में जहां खून बनता है, फैक्ट्री मान सकते हो आप, उसे कहते हैं बोन मैरो, उसकी वैल्यू है 31 लाख रुपए। और ऐसे ही करते करते छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऑर्गन का वैल्यू आप जोड़ लोगे तो वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए आएगा, 3 करोड़ मान सकते हो। तो यही देखकर बहुत लोग कह रहे थे कि इसका प्राइस आया कहां से, तो वो ट्रांसप्लांट वाला प्राइस ही है। तो फिर कुछ लोग इस शॉर्ट के कमेंट में लिखे थे कि सब कुछ तो ठीक है, मान लिया, लेकिन पेट के अंदर का जो आते कहते हैं ना हम लोग, इंटेस्टाइन, उसका ट्रांसप्लांट कैसे संभव है? ये पाइप का ट्रांसप्लांट कैसे होता है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? असल में ये भी होता है। और एक जरूरी बात, सारे ट्रांसप्लांट में सबसे महंगा जो है, इस ट्रांसप्लांट की दुनिया का सबसे महंगा हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। अब मुझे पता है आपने कितनी बार सुना होगा अपने शहर में कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ये हुआ, पर ये उतना भी कॉमन नहीं है। कई देशों में हार्ट ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 1.6 मिलियन डॉलर्स तक जाता है, यानी 10 करोड़ के ऊपर। और 30-32 लाख वाला आंकड़ा एवरेज था, औसतन। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 6। नाउ ये सवाल बहुत लोग पूछते थे कि क्या एक पूरा ट्रेन मेरा हो सकता है? तो भारत का कोई भी बिजनेसमैन सरकारी ट्रेन को ओन तो नहीं कर सकता है, उसका मालिक नहीं बन सकता है अरबों रुपए देने के बाद भी, नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। पर फुल बुक जरूर हो सकता है। ये देखो, अगर आप चाहो तो क्या आप एक पूरी ट्रेन को बुक कर सकते हो? एक सीट बुक करते हो, पूरा एक कोच, ट्रेन का पूरा एक डब्बा बुक कर लिया शादी के लिए, ये तो आपने सुना ही होगा। पर क्या फुल ट्रेन को बुक कर सकते हैं? अलाउड भी है, क्योंकि ट्रेन तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी है। इसका आंसर है हाँ। इस टाइप के बुकिंग को ना FTR बुकिंग कहा जाता है, फुल टैरिफ रेट बुकिंग। अब सीट बुक करने पे तो तुरंत मिल जाता है या फिर वेटिंग में चला जाता है, बात की बात है। बट ये जो FTR बुकिंग है, इस पे बहुत चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, यानी रेलवे सब कुछ जांच करता है, अप्रूव करता है, महीनों टाइम लगाता है, लेकिन ये संभव है। फुल ट्रेन बुक करना डेफिनेटली संभव है भाई। लेकिन अगर 900 से 1000 सीट भी बुक किए और प्राइस तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा, यानी एक ट्रेन बुक करने का करीब 35 से 40 लाख रुपया लगेगा। अगर एक मोटा मोटा आपको अंदाजा दूं तो RPF सिक्योरिटी और बाकी जो फैसिलिटीज होती है वो सारी चीज रहेगी। देखो, मैं गूगल में सर्च करता हूँ FTR बुकिंग और ये आ गया। यही वो ऑफिशियल आधिकारिक सरकारी पेज है जहां से आप जब चाहो तब पूरा ट्रेन बुक कर सकते हो। बस वही ऑनलाइन नेट बैंकिंग से 30-40 लाख रुपए पे करना होगा भाई। लेकिन हो जाए? नहीं, आप बोलो, हो जाए? अपनी शादी में मैं पूरा बुक करके एक ट्रेन और आप में से 1000 सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा, ठीक है? चलो करते हैं इसको, आज से 4-5 साल बाद जब होएगा तब। फैक्ट नंबर 5। नाउ इंटरनेट के बहुत आलतू फालतू रील्स देखकर जो लोग डर जाते हैं, उनके लिए मैंने ये रील बनाया था। भविष्य मालिका और ऐसी कई किताबों में ये कहा गया है कि धरती कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। अब आध्यात्म को मानने वाले इस बात से डरे हुए हैं और साइंस विज्ञान को मानने वाले इस बात से हंस रहे हैं। पर सच्चाई क्या है आखिर? अब इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा डर है वो सोलर फ्लेयर्स को लेके है, सूरज का धा जो कि धरती की तरफ आते रहता है। अब
मेन बात यह है कि क्या आपको ये लगता है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज इस चीज को ना रीड की हो? बिल्कुल नहीं। स्पेस एजेंसीज कैलकुलेशंस के जरिए सब पता कर चुकी है और 50, 100, 150 सालों तक का सोलर फ्लेयर का, सूरज के गर्म दाह का रिपोर्ट है वैज्ञानिकों के पास, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। और हर बार ये पता चला कि छोटा मोटा सोलर फ्लेयर तो आते रहेगा, वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन धरती को खत्म कर देगा ऐसा नहीं आने वाला है। फिलहाल आपके और मेरे जीवन काल में तो नहीं आने वाला है। तो इस सोलर फ्लेयर के मामले में सही में टेंशन को खत्म कर दो। अब ये सुनकर बहुत लोग कह रहे थे कि आपने कहा कि रिकॉर्ड है वैज्ञानिक के पास, 50, 100, 150 सालों का रिकॉर्ड है, पर कब का रिकॉर्ड? बीते 100 सालों का रिकॉर्ड है, ये आने वाला 100 सालों का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर है दोनों रिकॉर्ड है। सूरज का भयंकर दाह धरती की तरफ जितने बार आया है उसका डिटेल्ड पास्ट रिकॉर्ड वो तो है ही वैज्ञानिकों के पास, पर नेक्स्ट 500, ध्यान दो, 500 ईयर्स का फ्यूचर कैलकुलेशन भी है और सब में यही पता किया गया है। आप ये वीडियो देखो, समझ आएगा आपको अच्छे से कि जितने बार भी सोलर फ्लेयर या कोई भी भयंकर तूफान, मैग्नेटिक तूफान, गामा तूफान, फलाना ढिमकाना तूफान आएगा, सबको धरती का जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपको पता है आज से करीब 1100 साल बाद 2025 अभी प्लस 1000, 3025 के आसपास जाके एक बड़ा सोलर फ्लेयर आ सकता है जो कि एक्चुअल में कुछ घंटों के लिए धरती का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। यानी मजाक मजाक में हम यूट्यूबर्स जो थंबनेल लगाते थे कि अब की बार 80 डिग्री पार, 90 डिग्री पार, वो लिटरली होगा। तब लोगों को बैकअप प्लान बनाना होगा। और आप इमेजिन कर पा रहे होगे शायद कि एक ही रास्ता इससे बचने का, अंडरग्राउंड बंकर्स। अब इंडिया में कॉमन नहीं है, लेकिन भविष्य में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि चाहे कोई न्यूक्लियर ड्रॉप कर दे किसी देश पे, बचेंगे वही जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहेंगे। या फिर सूरज का दाह भी आया, सोलर फ्लेयर, तब भी इंसान तभी बचेगा जब वो अंडरग्राउंड रहेगा। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो अंग्रेजी पिक्चर होती है उसमें आप देखते होंगे कि घर के नीचे बेसमेंट बनना काफी कॉमन है, बंकर काफी कॉमन है, लेकिन भारत में ये कॉमन नहीं है। भारत में तो अंडरग्राउंड गाड़ी पार्किंग ही एकदम अल्टीमेट कूल चीज है अभी। और गिने चुने कोई अमीर ज्यादा होगा, उसी के घर पे आपको सुनने मिलेगा कि अरे उसके घर के नीचे ना बेसमेंट है जिसमें 4 रूम है, बंकर है। ऐसा बहुत रेयर है इंडिया में, लेकिन 1000 साल बाद ये सब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि तब की प्रॉब्लम्स हमारी आजकल की दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बहुत अलग होगी। वही सोलर फ्लेयर, न्यूक्लियर लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह। फैक्ट नंबर 4, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बतानी है। उसके पहले आप ये देखो, कई लोग जेन जी, जेन अल्फा, ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। ये ऐसा फैक्ट है जो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। आज अपना कंफ्यूजन क्लियर कर ही डालो। देखो 1946 से लेके 1964 तक जो भी जन्म लिया है वो आता है बेबी बूमर जनरेशन में, यानी हम लोग के पिताजी इसी में आते हैं। फिर 1965 से 1980 तक का जनरेशन एक्स होता है, आप लोगों में से बहुत सारे के पिताजी इसमें आते होंगे। फिर 1981 से 1996 मिलेनियल्स कहा जाता है। 97 से 2012 तक जेन जी, जनरेशन जेड। 2013 से 25 तक जनरेशन अल्फा। अब 26 से 40 तक जो होंगे वो है जनरेशन बीटा या बेटा कह लो। फिर 41 से 60 जनरेशन गामा। 2061 से 2080 के बीच में जनरेशन डेल्टा। अब 2081 से 2100 तक जनरेशन एप्सिलॉन। अब साल 2100 तक तो हम एक्सप्लोर कर लिए थे, पर 60 सेकंड के शॉर्ट्स में टाइम कहाँ होता है, तो 2100 के आगे देखते हैं। 2101 से 2120 तक का है जनरेशन जीटा। 2121 से 2140 तक जनरेशन ईटा। साल 2141 से लेके साल 2160 जनरेशन थीटा। 2161 से 2180 जनरेशन लोटा। व्हाट? फिर 2181 से 2200 जनरेशन कप्पा। फिर 2201 से लेके 2220 जनरेशन लैम्डा। फिर साल 2221 से लेके 2240 तक जनरेशन मू। 2241 से लेके 2260 जनरेशन नू। भाई बच्चों का खिलौना होता है ना, वैसा नाम लग रहा है ये, नुन्नू मुन्नू क्या क्या दे दिया है। 2261 से लेके 2280 जनरेशन एक्स आई। 2281 से लेके 2300 तक जनरेशन ओमिक्रॉन। और वैज्ञानिकों ने ये प्रेडिक्ट किया है ये जो लास्ट वाला जनरेशन ओमिक्रॉन है उस टाइम तक हमारा ऑफिशियल दोस्ती हो जाएगा एलियंस से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि ओमिक्रॉन के बाद का लिस्ट किधर है? इसका आंसर है लिस्ट है ही नहीं,
ना ही कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या वैज्ञानिक ने बनाया है इसके आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके आगे की दुनिया होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता किसी को, क्योंकि दुनिया के हाथों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि किसी एक इंसान का दिमाग सटके और क्या क्या नहीं हो सकता। तो हाँ, ऑफिशियल लिस्ट इसके आगे नहीं है, पर फिर भी आपको एक चीज दिखाता हूँ। इंटरनेट के सारे लोगों ने मिलके इसके बाद का भी लिस्ट बनाया है, एक झलक मार लो। ये आप देख सकते हो, उसके आगे का सारा डेटा है। जनरेशन पाई, रो, सिग्मा, टाओ, एप्सिलॉन, पी, ची, सी, ओमेगा। तो आने वाले ऑलमोस्ट 500 वर्ष का हमने डेटा देख लिया। फैक्ट नंबर 3, आपने बचपन से मम्मी पापा या किसी के भी मुंह से इस बात को सुना होगा कि कुत्ते के पूंछ को कितना भी सीधा कर लो वो हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। मैंने पूरी जिंदगी घर में, स्कूल में इस बात को सुना, और लोग कहते हैं कि ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं जिसका पूंछ टेढ़ा ना हो, सबका टेढ़ा होता है। क्या ये एक्चुअली सच है? नहीं, भारत में तो नहीं, लेकिन बाहर देशों में एक पॉइंटर ब्रीड नाम का कुत्ता होता है और उसका पूंछ हमेशा सीधा होता है, पॉइंटेड। नाम ही है पॉइंटर, पॉइंट करके निकला हुआ। और एक बात, कुत्तों में भी अजब गजब प्रजाति होते हैं। एक कुत्ता का प्रजाति है जिसका नाम है बसेंजी, और ये कुत्ता होके भौंकता नहीं है, नो वॉइस। और एक सैलाउकी प्रजाति है जो कि स्पीड में, दौड़ने के मामले में फास्टेस्ट एनिमल चीता को फेल कर देता है लिटरली। चीता का एवरेज स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर और इस सैलाउकी प्रजाति का है 68 किलोमीटर पर आवर। इस शॉर्ट में एक कमेंट था कि भाई चीता का स्पीड तो गूगल में 120 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। भाई सर्च करने से सिर्फ थोड़ी होता है, क्या लिखा है वो तो देखो। आमतौर पे कई चीताओं का टॉप स्पीड 120 kmph है। लोग जाके चीता स्पीड लिख दिए, 120 आ गया, 120 है तो वो टॉप स्पीड है। आमतौर पे 90% चीता का जो प्रजाति है, थोड़ा आलसी वाला वो, और टॉप तेज वालों, सबका मिला जुला औसत एवरेज निकाल लो तो वो 60s में ही कुछ आएगा। और जो सलौकी डॉग था, डॉग प्रजाति, ये सारे ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे दौड़ते हैं। इसलिए टॉप स्पीड में तो नहीं, लेकिन एवरेज स्पीड की बात करें तो ये सलौकी डॉग चीता को फेल कर देता है। फैक्ट नंबर 2, भाई आपका वजन कितना है? 50, 60, 70 होगा। ब्रोयर मिन नाम का एक इंसान है और उनका वजन है 650 kg, यानी आपकी तरह 12 इंसान को लाकर खड़ा कर दो एक साथ, उतना एक के बराबर। और बाकी 400, 500 किलो के लोगों का आप लिस्ट अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। आपके दिमाग में ये नहीं आता कि इतना वेट आखिर संभव कैसे है इस धरती पे? देखो, संभव है बीमारी के जरिए। सबसे मेन बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं आप लोगों में से कि ये लोग खा खा के इतना मोटा हुए हैं। नहीं, नो, नाड़ा। बॉडी में बीमारी होने के चलते ऐसा होता है। एक 60 kg का इंसान कितना भी खा ले, 150, 160 के ऊपर वजन नहीं पहुंच सकता खा खा के। एडेमा, एंसार्का, ये बीमारियों के चलते ये होता है। और एक बात, एक नॉर्मल इंसान में 6 लीटर ब्लड होता है, पर इन 400-500 kg वाले लोगों में 30 से 35 लीटर खून होता है उनके बॉडी में। इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग अमेरिकन लोग होंगे। एक डेटा दे रहा हूं आपको, भारत, इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज तक 300 kg के ऊपर का कोई इंसान नहीं हुआ है। जो भारत में टॉप वेट वाले लोग हैं उनका नाम और डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, वी आर BTS आर्मी वाले लोग सुन लो। आपने नोटिस किया होगा कि कोरियन लोगों का दाढ़ी नहीं होता है, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं होता है जनरली। तो होता नहीं है या फिर वो लोग बना लेते हैं, जब भी आता है तो काट लेते हैं? क्या सच्चाई है? देखो, कोरियन कल्चर में जवान लड़कों का दाढ़ी होना अजीब माना जाता है। वहाँ का कल्चर यानी संस्कृति ही ऐसा है। साफ चेहरा इक्वल टू गुड और दाढ़ी इक्वल टू बैड। बट मेन बात ये है कि ऐसा नहीं है कि दाढ़ी आता है और वो लोग बना लेते हैं, एक हफ्ते बाद फिर दाढ़ी आएगा फिर बनाएंगे। इतना मेहनत नहीं करते वो लोग। उन लोगों का शरीर का बनावट, साइंटिफिकली बोले तो जीन्स, ऐसा है कि उन लोगों का दाढ़ी बहुत कम आता है, बहुत कम। और जब आता है तो वो लोग कॉन्शियसली शेव कर लेते हैं। अगर एक आम भारतीय लड़का, नहीं मर्द का दाढ़ी 10 दिन में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा, तो उतना ही दाढ़ी कोरियन लोगों का 30 दिनों में आएगा। ये सुनकर बहुत लोग कह रहे थे कि सबका सिस्टम अलग अलग कैसे हो सकता है भाई, ऐसा भला कैसे हो जाता है? एग्जैक्टली वाई, कि उनका पूरा सिस्टम ही अलग होता है दाढ़ी वगैरह का। तो देखो, एक बहुत डीप बात है, आपको मजा आएगा। बेसिकली हम लोग सब इंसान हैं, ठीक है,
पर अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में अलग अलग हवा, पानी का क्वालिटी का प्रेजेंस होता है, मिट्टी अलग होती है, उनमें मिनरल्स अलग होते हैं, मिट्टी की क्वालिटी अलग होती है, पूरा सिस्टम ही अलग होता है, इसलिए लोग ही अलग होते हैं। अब ऐसा दुनिया भर में कहा जाता है कि हम भारतीय लोग काफी इमोशनल होते हैं। इन जनरल, सब कोई नहीं, इन जनरल इंडियन लोग काफी इमोशनल होते हैं। यहाँ की मिट्टी के चलते ऐसा होता है। यहाँ का पूरा हवा, पानी, इन्वायरमेंट जो है वही इंसान को शेप देती है। और यही कारण है कि BTS आर्मी का बियर्ड नहीं है। तो आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम जापान चले जाएं, वहाँ के इन्वायरमेंट में रहने लगे, तो क्या हमारा भी बियर्ड गायब हो जाएगा? तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगेगा। साइंटिफिकली स्पीकिंग, आप जापान जाओगे, कोरिया जाओगे, कुछ साल 10-15 साल रहोगे, फिर अपने माँ को कॉल करोगे आप कि मम्मा मेरा तो दाढ़ी आजकल आता ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं, जब भारत में था तो बहुत अच्छा आता था। तो फैक्ट यही है कि द एनवायरनमेंट शेप्स यू। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स का इंटरेस्टिंग एनालिसिस। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।